नमस्कार दोस्तों। तो चाइना ने बिल्कुल एक नया प्लान यहाँ पर लॉन्च कर दिया है जो कि चाइना म्यांमार और बांग्लादेश कॉरिडोर है। अब ये पूरा कॉरिडोर चाइना जो बना रहा है इसके पीछे का बहुत सारा कारण है, जिसमें वो भारत को एक तरीके से, अगर हम जियोपॉलिटिकल लेवल पर बात करें तो अपने इम्प्रूव्ड इंडियन ओशन के एक्सेस के लिए और भारत को घेरने के लिए पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आपने इसके बारे में पहले भी चर्चा सुन रखी होगी। इससे पहले एक बहुत ही एज ओल्ड प्रोग्राम था जिसका कंटेक्स्ट चाइना ने दिया। अब देखिए, हमें पता है कि बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, तारिक रहमान बांग्लादेश में जब उनकी सरकार बनती है, बीएनपी की सरकार बनती है, तो उनके रिलेशंस चाइना के साथ लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं और इसी वजह से आप इस तरीके के इनिशिएटिव्स को बढ़ता हुआ देख रहे हो। अब हम इस पूरे वीडियो के अंदर पहली चीज़, ये नया इनिशिएटिव हाउ इट विल इम्पैक्ट, और पुराना वाला वो क्यों नहीं हो पाया, इन दोनों को डिटेल में समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट चाइना ने दिया है कि हमने तो ये वाला प्रोजेक्ट सोचा था लेकिन चलो वो नहीं हो पाया, तो ये नया प्रोजेक्ट हम लेकर के आ रहे हैं। वो दोनों प्रोजेक्ट्स हमें समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रोल और इंडिया के लिए ये क्यों कंसर्न है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने आपके लिए एनसीईआरटी की किताबें लॉन्च कर दी हैं, जो बहुत सारे बच्चे जिसके लिए वेट कर रहे थे। एनसीईआरटी इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत स्कैटर्ड है, वो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कवर करना, अलग अलग किताबें, बहुत रिपीटिशंस होती हैं। वो सारा प्रॉब्लम आपका यहाँ से सॉल्व हो रहा है। एक कंसाइज एनसीईआरटी किताब, पूरा 6 to 12 की किताब इसमें मर्ज्ड है, मतलब पॉलिटी के अंदर पूरी 6 to 12 कवर्ड है, इसमें पूरी 6 to 12 कवर्ड है और बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में बहुत ही शानदार कंटेंट हमने इसको बनाया है। तो लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। अब देखिए हुआ क्या है, चाइना ने जो एज ओल्ड उनका कनेक्टिविटी ड्रीम था कि हम पूरी तरीके से जो चाइना के वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ें, इंडियन ओशन में एक्सेस बढ़ाएं, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में खास तौर से चाइना को एक बड़ा एक्सेस चाहिए एंड थ्रू दैट दे वुड ट्राई टू गेट इनटू इंडियन ओशन। तो वो उनका एक बहुत ही पुराना 1990 का पुराना जो प्रोजेक्ट है, उसको अपना वापस से चाइना ने कोशिश ये करनी शुरू करी कि उसको हम वापस से इम्प्लीमेंट करें, और इसीलिए उन्होंने चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर बनाया है, विच इज़ अ न्यू रूट टू द बे ऑफ बंगाल। और अगर बे ऑफ बंगाल का एक्सेस है आपके पास, तो टेक्निकली आपके पास इंडियन ओशन का भी एक्सेस है। अब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया। अब हमें पता है कि तारिक रहमान की बांग्लादेश के अंदर सरकार बनी। तारिक रहमान ने सरकार बनते ही सबसे पहला सपोर्ट जो है चाइना की तरफ दिखाया, क्योंकि चाइना उनका बहुत क्लोज एलाई रहा है। पहले भी जब इनके टर्म्स रहे हैं इनकी मदर के, यानी खालिदा जिया के, तो भी चाइना के बहुत करीब ये लोग रहे हैं जैसे। और एक तरीके से सेलिंग ऑफ बांग्लादेश हो गया, मतलब चाइना को बेच दिया हो, बांग्लादेश को चाइना के हाथ में सौंप दिया हो। पहले ये लोग यूएस को सौंपने की कोशिश कर रहे थे, फिर चाइना को सौंपने की, अब सौंप ही दिया है। अब तो एक तरीके से आप मान के चलिए तारिक रहमान का पूरा चाइना विजिट इसी चीज़ का गवाह है। तो तारिक रहमान चाइना में विजिट करते हैं, 22 जून से 4 दिन का पूरा मीटिंग था और 22 जून से ये शुरू हुई थी, और उसमें उन्होंने अनाउंस किया इस कॉरिडोर के बारे में। अब देखिए, जो अनाउंसमेंट है उसी में बहुत सारी सच्चाइयाँ छिपी हुई हैं। ये पूरा जो अनाउंसमेंट है, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, 15 साल पहले, इनका मानना है कि 15 साल पहले हमने चाइना बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया था, विच वाज आर अल्टीमेट ड्रीम। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, हालांकि हमने कुछ डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव भी किए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बहुत सारे रीजन की वजह से वो प्रोजेक्ट रुक गया। अब देखिए, ये प्रोजेक्ट अबॉलिश नहीं हुआ, ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, ना चाइना की तरफ से खत्म हुआ है ना कि किसी देश ने खत्म किया। लेकिन कुछ सिनेरियोज, कुछ सिचुएशन ऐसे बने कि पॉलिटिकल सपोर्ट इस प्रोजेक्ट को उतना नहीं मिल पाया, और इसकी वजह से प्रोजेक्ट एक टाइम के बाद रुक सा गया। इसमें काम जो है वो बंद हो गया ऑलमोस्ट। चाइना के बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट ऑलरेडी हो चुके थे इस प्रोजेक्ट में, जिस पर काम नहीं हो पाया, वो सारे प्रोजेक्ट्स एज इट इज़ रह गए। अब चाइना उसको अबैंडन तो नहीं कर सकता, तो इसको उन्होंने, इस चीज़ के लिए उन्होंने एक हैक निकाला और उन्होंने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो पूरा कॉरिडोर था, इसमें आप देखिए कुनमिंग सिटी चाइना से ये शुरू हो रहा था, पूरा म्यांमार होते हुए, मंडाले से होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर करता, बांग्लादेश में सिलहेट, ढाका, जसोर, और उसके बाद ये पहुंचता सीधा कलकत्ता। मतलब कि ये पूरा एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था जो कुनमिंग को सीधा कोलकाता से जोड़ रहा था। अब यहाँ पर ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चाइना ने इसको 1990 में लॉन्च किया था। मैं चाइना के हमेशा से जो प्लान्स रहे हैं बहुत ही एम्बिशियस प्लान्स रहे हैं। BRI तो बहुत लेट आया,
ये चीज़ चाइना शुरू से सोच रहा था और 1990 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। एक कुनमिंग इनिशिएटिव हुआ था, वहाँ पर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इसके अंदर उन्होंने कई सारे शहरों को जोड़ा था, चाइना से कुनमिंग, म्यांमार से मंडाले, बांग्लादेश ढाका एंड इंडिया में कोलकाता। और ये सिर्फ और सिर्फ हाईवेज का प्रोजेक्ट नहीं था, ये बिल्कुल जैसा BRI है वैसा मल्टी मोडल प्रोजेक्ट्स। तो इसमें आपको हाईवेज दिख रहे हैं, इसमें आपको रेलवे नेटवर्क्स दिखाई देंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स, लॉजिस्टिक हब्स, इकोनॉमिक जोन्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब कुछ इंश्योर करेंगे इस पूरे कॉरिडोर के अंदर। ये पूरा प्लान था और इसमें इनका प्लान था कि इन चारों सिटीज़ को अगर हम जोड़ें तो लगभग 440 मिलियन लोगों को हम इससे इस पूरे कॉरिडोर से कनेक्ट करेंगे और फिर उसका बेनिफिट जो है चारों देश आपस में डिवाइड करेंगे और चारों देश का फायदा है इसमें। अब देखिए, ये इस प्रोजेक्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो चाइना के अंदर का ही है, इंटरनल ऑब्जेक्टिव था उसका। अगर हम चाइना को देखें, ये चाइना के मैप को अगर हम देखें तो इसमें आपको क्लियर डिवाइड दिखेगा चाइना के कोस्टल प्रोविंसेस में और चाइना के वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर क्लियर डिवाइड है। अब आप अगर चाइना के कोस्टल प्रोविंसेस की बात करें तो लाइनिंग, बीजिंग, आप नीचे आ जाइए, ग्वांगडोंग, इन सारे प्रोविंस की बात करें, दे हैव अ हाई GDP पर कैपिटा, काफ़ी हाई GDP पर कैपिटा इनमें देखता है क्योंकि ये काफ़ी डेवलप्ड हो गए हैं। ऑब्वियसली रीज़न क्या है? क्योंकि इनके पास सी एक्सेस है, ईस्ट चाइना सी का एक्सेस है, यहाँ पर आप देखिए येलो सी का एक्सेस है, तो मतलब इनके पास सी एक्सेस है और उससे चाइना को ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। साउथ चाइना सी का एक्सेस ग्वांगडोंग के पास है, तो ये एक चाइना को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं और सारा जो कारोबार है चाइना का, वो एक्सपोर्ट वगैरह है, वो यहीं से चल रहा है। वहीं जैसे हम वेस्टर्न पर आते, इसीलिए सारी इंडस्ट्रीज, सारे ऑफिस, सब कुछ जो है वो यहाँ पर डेवलप हुए। वैसे ही जैसे हम वेस्टर्न प्रोविंसेस में आते हैं, बहुत क्लियर आपको डिवाइड दिखेगा। खास तौर से बीच वाले जो रीजन है, ये तो बहुत ही बेकार, मतलब इनकी तो बहुत ही स्थिति खराब है, बहुत ही लो पर कैपिटा आपको GDP यहाँ पर नजर आएगी। ग्रीन वाले भी इनफैक्ट जो हैं वो अभी ग्रोइंग स्टेज में, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना इनके कोस्टल प्रोविंसेस कर पा रहे हैं। तो वेस्टर्न प्रोविंस को डेवलप करने के लिए, जैसे जिनजियांग को डेवलप करने के लिए, खासतौर से यूनान को डेवलप करने के लिए, ग्वांगजी को डेवलप करने के लिए, ग्वांगजी को भी डेवलप करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डरिंग एरिया है क्योंकि वो बॉर्डरिंग प्रोविंस है चाइना का। तो इन एरियाज को डेवलप करने के लिए और डिसकंटेंट ना हो यहाँ के लोगों के लिए, तो इन्होंने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के आए थे। और इसीलिए आप देखिए कि इसको कुनमिंग इनिशिएटिव कहते हैं। ग्वांगजी का एक शहर है कुनमिंग, तो कुनमिंग में एक बड़ी बैठक हुई थी, तो इसको कुनमिंग इनिशिएटिव कहते हैं और कुनमिंग को कोलकाता से जोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, एक कॉरिडोर से उनको बे ऑफ बंगाल, ये जो सिटीज़ हैं जिनके पास कोई सी एक्सेस कुछ नहीं है, इनको भी एक अच्छा सी एक्सेस मिल सकता है और ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एकदम बढ़िया कंट्रीब्यूशन देंगे। तो पहला उनका ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव था कि चाइना अभी पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर डिपेंडेंट है, साउथ चाइना सी के ऊपर डिपेंडेंट है। साउथ चाइना सी में ऑलरेडी डिबेट है, वहाँ पर ऑलरेडी लड़ाई है। दूसरा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है, वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो एक चोक पॉइंट की तरह काम करता है और चाइना का कहते हैं कि 80% जो चाइना का इंपोर्ट है जो ऑयल का, वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होकर के गुजरता है, इसलिए वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर इंडियन ओशन में इंडिया इज़ द किंग इन इंडियन ओशन, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा इंडियन ओशन का एक्सेस है और उसको भारत पूरी तरीके से अपने लिए यूज़ करता है। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं चाइना के साथ, ये तीनों स्टेटमेंट्स थे, उनको सॉल्व करने के लिए कॉरिडोर भी काम आता जो पुराना वाला था। तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का चोक पॉइंट है। अब बहुत लोग कहते रहते हैं चोक पॉइंट की आप लोग बात करते हो, क्या चोक पॉइंट? हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के केस में देख लिया कि एक चोक पॉइंट क्या कर सकता है, एक देश को कितना ताकतवर बना सकता है, वो चीज़ यहाँ पर चाइना के साथ भी है। तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एक चोक पॉइंट की तरह काम कर सकता है और वहाँ पर चाइना को चाहिए कि हम पूरी तरीके से इन पर डिपेंडेंट ना हो, तो हमारे पास दूसरा एक कॉरिडोर हो, जो ये कॉरिडोर था जिसमें भारत भी था। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये कॉरिडोर जो है वो भारत से भी गुजरते हुए जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो भारत भी इसमें इंक्लूडेड था। अब होता क्या है कि वक्त के साथ साथ भारत के जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्होंने सपोर्ट इस चीज़ को छोड़ दिया। बहुत सारे पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल दोनों रीजंस थे। 2013 में चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर के आ जाता है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वो बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करता है, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट था सीपेक, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और सीपेक गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर के गुजरता है, यानी कि हम इस मैप पर आएँ तो यहाँ पर सीपेक जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान के रीजन से होकर के गुजरता है। भारत को सिंपली ये भारत का कंसर्न था कि अरे भाई, अगर हम चाइना के इस BRI इनिशिएटिव को हम भी ज्वाइन कर लेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होगा कि हम एक तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्लेम को लेजिटिमाइज कर रहे हैं।
वो हमें नहीं करना एट एनी कॉस्ट। और इसीलिए भारत ने अपना मुंह मोड़ना शुरू किया चाइना के BRI से और चाइना के प्रोजेक्ट से वो बाहर आना शुरू किया। भारत ने एकदम मोह भंग अपना कर लिया। 14 में सरकार भी चेंज हो गई, तो उसका भी बड़ा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देता है इस पूरी पॉलिसी के ऊपर। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि क्योंकि ये जो BCIM कॉरिडोर था, बांग्लादेश चाइना इंडिया कॉरिडोर, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये नॉर्थ ईस्ट से होकर के गुजरता, वहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बढ़ते, चाइनीज़ कंपनियाँ बढ़ती, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट को थ्रेटन करता रहा है चाइना। वो भी एक बहुत बड़ा इशू था। तो इसलिए भी हम चाइना से अपना मोह भंग करके हम जो है बाहर आना शुरू हुए। अब उसका ऑल्टरनेटिव चाइना लेकर आया, दैट इज़ बांग्लादेश म्यांमार चाइना कॉरिडोर, जिसमें है तो बिल्कुल सेम चीज़, कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने, सारा रूट वगैरह सब आपको सेम दिखाई देगा, बस उन्होंने भारत को स्किप कर दिया। पहले ये कॉरिडोर जो है वो ढाका से, जो आप देख रहे थे जसोर होते हुए भारत में जा रहा था, कोलकाता तक जा रहा था, बस वहाँ से ढाका पर ला करके इन्होंने रोक दिया है। पूरी कनेक्टिविटी वही है, कुनमिंग को ले जाकर ढाका तक लाना। अब इससे उनका जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा हो रहा है, यानी कि वो चाहते थे इन शहरों को डेवलप करना, वो अभी भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, उनको बे ऑफ बंगाल का एक्सेस चाहिए था, वो वैसे भी एनीवे उनको मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल का एक्सेस। तो वही चीज़ थी कि बे ऑफ बंगाल का एक्सेस उनको चाहिए, जो कि उनको बांग्लादेश प्रोवाइड कर सकता है। और उनको पता है कि बांग्लादेश में जब नई सरकार बन चुकी, तो अब बांग्लादेश कोई थ्रेट नहीं है उनके लिए, बल्कि एक एसेट की तरह यूज़ होगा। और इसीलिए बांग्लादेश को चाइना बहुत पुचकार रहा है, बहुत प्यार कर रहा है कि बेटा तुम मेरे साथ ही रहो, क्योंकि इस कॉरिडोर के लिए, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बांग्लादेश सबसे इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के पास बे ऑफ बंगाल है, ऑलरेडी हमने देखा है कि चाइना ने पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्रियल पार्क्स ये सब डेवलप करना बांग्लादेश में ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और चाइनीज़ फर्म्स जो हैं वो बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब का बहुत तेज़ी से एक्सेस जो है वो लेना शुरू कर चुकी हैं। तो इसलिए उनके लिए बे ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश में जब उनकी मतलब की सरकार बन गई है, तो अब तो चीज़ें और आसान है। भारत के लिए कंसर्न क्या है इसमें? भारत के लिए बहुत सारे कंसर्न है। सबसे पहला कंसर्न है सिक्योरिटी का। चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंडियन नेबरहुड में बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और उससे वो इम्पैक्ट करेगा, जो कि हमने म्यांमार के केस में देख लिया था। म्यांमार में कैसे उन्होंने सिविल वॉर करा दिया, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। दूसरा प्रॉब्लम, स्ट्रैटेजिक कंपटीशन जो है वो बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, चाइना भी वहाँ पर एंटर कर जाएगा। फिर रीजनल इन्फ्लुएंस जो है वो तो रहेगा ही, म्यांमार बांग्लादेश, बांग्लादेश म्यांमार का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो उन दोनों देशों के ऊपर पड़ेगा। अब क्या ये कॉरिडोर सच में पॉसिबल है? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जो सीपेक का हाल है वही पाकिस्तान जैसा घटिया, म्यांमार वहाँ पर स्थिति उससे भी खराब है। म्यांमार इज़ ऑलवेज इन वॉर, फॉर एवर वॉर्स है, वहाँ पर सिविल वॉर ही चलता रहता है। आप उठा करके इतिहास देखिए, वही प्रॉब्लम है। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है, दैट इज़ द पॉलिटिकल बैलेंस। अगर बांग्लादेश ने अचीव करने की कोशिश करी पॉलिटिकल बैलेंस की, भाई मेरे रिलेशन चाइना से भी ठीक रहे, भारत से भी ठीक रहे, तो फिर इस कॉरिडोर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पर चाइना के लिए खड़ी हो जाएंगी। एंड देन सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं ही, क्योंकि स्टेबिलिटी म्यांमार में आप इंश्योर नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर वो रीजन जहाँ से चाइना का ये प्रोजेक्ट गुजर रहा है, वहाँ पर कोई और आ गया पावर में, तो फिर वो चाइना को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, वो भी एक बात। तो अगर कोई वेस्टर्न कंट्री इसको छेड़ना चाहे इस प्रोजेक्ट को, तो बड़े आराम से छेड़ सकते हैं, जो यूएस NGOs बैठ करके बहुत आराम से कर लेते हैं। सो ये पूरा इनका प्लान था, ये नया इनिशिएटिव है। हालांकि ये नया इनिशिएटिव कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस होना चांसेस इसके बहुत कम है, लेकिन है ये बहुत चालाक इनिशिएटिव। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।